जी ग्रेट, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेशीज़ डाइवर्सिटी। क्या अहमियत है मुख्तलिफ़ तरह की दुनिया में मौजूद स्पेशीज़ का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है जी। ग्रेटर डाइवर्सिटी लीड्स टू ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। जितनी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हमारे पास ज़्यादा होंगे, दुनिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, उतनी ही हमारी इकोसिस्टम स्टेबल होगी। ठीक है। डाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा, और डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। ठीक है। द वर्ड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी इन लिविंग ऑर्गन। जितनी ज़्यादा वेराइटी होगी जानदारों की भी, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अगर रिमूवल ऑफ सिंगल स्पेशी, एक स्पेशी भी हम रिमूव कर दें तो उससे क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा आपका इकोसिस्टम, और फूड चेन और फूड वेब दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर आपके बग में एग्जाम्पल है पे सी स्टार की। सी स्टार मीन्स स्टार फिश। ठीक है। सी स्टार मीन्स स्टार फिश, इट ईट मजल्स। ठीक है। इफ़ सी स्टार रिमूव्स द ओशन, अगर हम सी स्टार फिश को रिमूव कर दें, दैन द ओशन विल बिकम रिच फ्रॉम मसल। ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ मसल विल बिकम इंक्रीज in the ocean. So the mussel will eat large number of small organisms. In this way their existence become dangerous. एक चीज़ के रिमूवल से दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसकी पॉपुलेशन जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी, देन उसका जो प्रे होगा उसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। क्योंकि जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो वो अपनी खुराक को ज़्यादा खाना शुरू हो जाएगी। तो जिस खुराक को, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाएगी, तो वो फिर क्या हो जाएगी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सही है। ये देखें जी, ये है आपका ये सी स्टार है, जिसको स्टार फिश भी कहते हैं ना। ये देखें। ठीक है। ये इसके ऊपर नहीं डॉट डॉट्स होते हैं बेसिकली, इसमें सकर्स होते हैं जिसकी वजह से अपने आप को अटैच करके रखती है, मतलब समंदर के अंदर जो पत्थर वगैरह होते हैं ना उसके साथ। ठीक है। और ये है, ये इसको कहते हैं मसल। ठीक है। ये भी पानी के अंदर ही होते हैं। और ये देखें, ये स्टार फिश ने इसको खाया हुआ है। ठीक है। ये स्टार फिश ही है। देखिए उसकी आर्म्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। एक आदमी लेके खड़ा दिखा रहा है, बीच में ब्लैक ब्लैक है ना, इसने खा लिया है मसल को। ठीक है। बताएगा मकसद ये था कि आपको पता हो कि मसल लिखने में कैसा होता है, और सी स्टार फिश का बच्चों को पता ही होता है। ठीक है जी। ये आ जाए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट टाइप्स के इकोलॉजिकल रिलेशनशिप होते हैं। इकोलॉजिकल मीन्स इको सिस्टम में डिफरेंट रिलेशनशिप्स होते हैं। अब आप खुद सोचें, ये जो है, ये कौन सा होगा, ये प्रेडेशन होगा, जाहिर है। ठीक है। शेर ने इस बेचारे को खा लिया, ज़ेब्रा को। ठीक है। ये हो गया प्रेडेशन। शेर क्या हुआ, शेर हुआ प्रेडेटर, और ये ज़ेब्रा क्या हुआ, प्रे। ठीक है। ये देखें जी, ये वो है जो रात भर सोने नहीं देता, मच्छर, मॉस्किटो। ठीक है। अब ये क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होस्ट पे बैठा हुआ है। सही है। तो ये क्या हुआ, पैरासाइट्स। ठीक है। पैरासाइट हमने पढ़ा भी था। ठीक है। ये एक तरह का, ये डिफरेंट इकोलॉजिकल रिलेशनशिप से जहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ये है पैरासाइट, जिसमें इसको फ़ायदा हो रहा है, ये हमारा खून तो ले रहा है। ठीक है। लेकिन हमें कोई फ़ायदा, हमें नुकसान हो रहा है। तो ये क्या है, पैरासाइट। ये देखें जी, ये कौन सा होगा, यस, कमेंशियलिज्म। लास्ट में पढ़ाया था, शार्क के पास एक छोटी सी मछली होती है, रेमोरा। ठीक है। ये है कमेंशियलिज्म, जिसमें शार्क को ना फ़ायदा है ना नुकसान, लेकिन मछली को फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है। एक खाना मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रही है, सही है, और ट्रांसपोर्ट भी मिल रही है। देन पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है ह्यूमन बिहेवियर का, ये पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक है। कुछ तो आपको तस्वीर देख कर अंदाज़ा ही हो रहा होगा। ठीक है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ह्यूमन बिहेवियर का, इस तरह का बिहेवियर हो तो नेचर में कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि अमूमन प्रैक्टिस, कॉमन प्रैक्टिस नहीं है आजकल के बच्चों में। खा के चीज़ जो है वो डस्टबिन में फेंकनी चाहिए, जो कि होनी चाहिए। ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अगर आप चीज़ों को डस्टबिन फेंकेंगे तो आपकी जो है वो इन्वायरमेंट गंदा नहीं होगा। इकोसिस्टम्स आर बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़। ठीक है। इकोसिस्टम हमारे छोटी छोटी बहुत सी कम्युनिटीज़ होती हैं, पॉपुलेशन रह रही होती है, कि ये छोटी छोटी दुनिया आपस में जुड़ी होती है, जिसमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और जब भी प्लांट्स एनिमल्स मर जाते हैं तो दोबारा से एक नए ट्री और प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। तो रिसाइकलिंग इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर फॉर द इन्वायरमेंट। रिसाइकिल, चीज़ों को रिसाइकिल करने से ये होगा कि आपके रिसोर्स जो है वो इफ़ेक्टिवली यूज़ होंगे, और वो डिप्लीट नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे। तो रिसाइकलिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं वो तमाम चीज़ें जो हमें ख्याल से रिसाइकिल हो सकते हैं। ठीक है। फिर उसको सॉर्टिंग करते हैं कि हर चीज़ मुख्तलिफ़ तरीके से रिसाइकिल होती है, तो उसको अलग अलग करना,
एंड देन रीप्रोसेस करना वेस्ट मटेरियल को, तो एक नए प्रोडक्ट में, तो वो होती है रिसाइकलिंग। ठीक है, और ये देखें इस तरह का सिंबल होता है रिसाइकलिंग का, ये ग्रीन ग्रीन से एरो नज़र आ रहे हैं ना आप लोगों को, ये रिसाइकलिंग का सिंबल होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, अमाउंट ऑफ वेस्ट कम होता है रिसाइकलिंग से, पहला फ़ायदा। ठीक है, वेस्ट कम होता है, नेचुरल रिसोर्सेज कुदरती वसाइल कंजर्व्स बच जाते हैं। ठीक है, हमने मुल्क की इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, खर्चा कम होगा ना तो इकोनॉमी सपोर्ट हो जाएगी मुल्क की, सही है। बल्कि मुझे याद आया, आपके स्कूल में भी देखें 4 तरह के डस्टबिन रखे हुए हैं, वो अलग बात है आप लोग डालते सारे एक ही में ही है, तो उसका मकसद ही यही है कि उस हर डस्टबिन का कि जो चीज़ें रिसाइकिल होने वाली हैं, जैसे पेपर है वो अलग हों। ठीक है, प्लास्टिक की बॉटल्स अलग हों। ठीक है, वो मकसद रखने का ही यही है स्कूल के अंदर। अगर गौर नहीं किया तो मंडे को जाके देखिएगा ज़रूर, फिर आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, रिसाइकलिंग की भी कि क्यों 4 अलग डस्टबिन है। अब देखें एग्जाम्पल्स ऑफ रिसाइकलिंग है यहाँ पे, न्यूज़पेपर रिसाइकिल हो सकता है। ठीक है, प्लास्टिक बॉटल रिसाइकिल हो सकती हैं, विंडो ग्लास रिसाइकिल हो सकता है, कॉपर की वायर्स। ठीक है, शूज़, फ़ोन्स, टिन कैंस, फैब्रिक, प्लास्टिक बैग्स, प्रिंटर्स एंड ग्लास जार, ग्लास जार। वो एग्जांपल्स बताएंगे जो चीज़ें इसमें से रिसाइकिल हो सकती हैं। या कि बुक में मेंशन नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने शेयर किया है, वहाँ सिर्फ रिसाइकलिंग का ही बताया हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, हम ट्रीज़ को काटते हैं ओवर अ लार्ज एरिया इन द फॉरेस्ट, इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, दरख्तों को काटते हैं। ठीक है, और रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, इसमें प्लांट करते हैं ट्रीज़ को जहाँ जहाँ पे जंगलात नहीं होते हैं। रिफॉरेस्टेशन से हम हैबिटेट जानवर को वापस प्रोवाइड करते हैं। मेरा जब दरख्त काट लेंगे तो जो जंगली जानवर हैं जो दरख्तों के नीचे रहते हैं, वो उनका शेल्टर है, वो कहाँ जाएंगे, तो उनका हैबिटेट लॉस हो जाएगा ना। हैबिटेट तो उनका वही है, तो इसलिए reforestation is very necessary to provide the habitat for the wild animals, and in the process of reforestation we plant trees। ठीक है, where the forests were lost। ये causes है डिफॉरेस्टेशन की। एक तो हमें फर्नीचर के लिए जो लकड़ी चाहिए होती है, ठीक है, या एग्रीकल्चर के लिए हम दरख्त हटा देते हैं, ज़राअत के लिए, खेती बाड़ी। ठीक है, माइनिंग के लिए भी हम दरख्त काट लेते हैं। ठीक है, और ये एक्सपेंशन इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत तेज़ी से आबादी बढ़ी है, तो देखें घरों की जो हाउसिंग स्कीम्स हैं वो भी इसी तरह से बन रही हैं, जंगलात काट काट के बना रहे हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज़ द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज भी एक वजह है डिफॉरेस्टेशन का, जिससे जो है वो जंगलात में आग लग जाती है। जैसे हमारे तो खैर मुल्क में इतने जंगलात नहीं है लेकिन जब बाकी कैलिफोर्निया के जंगल में अक्सर आग लग जाती है, तो उसका ये एक कुदरती सिस्टम होता है जिसके ज़रिए से CO2 इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो आपकी जो है वो आग लग जाती है जंगलों में, और फिर वो फैलती चली जाती है, आग फिर रुकती नहीं। है दरख्त है ना, दरख्त में तो आग फिर बहुत तेज़ी से होगी, फैलेगी। तो दैट इज़ वाई क्लाइमेट चेंज भी इज़ वन ऑफ द फैक्टर विच कॉज डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। ओके, एक आगे भी एक और है, सॉरी इम्पैक्ट क्या है डिफॉरेस्टेशन का। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उनको जानवरों को वो ख़त्म हो जाता है, हैबिटेट, सॉइल एरोजन हो जाती है। ठीक है, तब दरख्त नहीं होंगे तो क्या होगा, ज़ाहिर है पानी सारा बह के आ जाएगा। ठीक है, जब फ्लड से जो है तमाम ज़रख़ीज़ मिट्टी बह जाएगी। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, फ्लडिंग हो जाएगी। ठीक है, ये तमाम इम्पैक्ट है हमारे पास, और यू कैन से इफ़ेक्ट्स, इम्पैक्ट एंड इफ़ेक्ट्स बोथ हैव सिमिलर मीनिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच।